तो लास्ट क्लास में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो देख रहे थे, ठीक है। उसमें मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सारी मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। So what is a first order reaction? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि रिएक्शन इन विच the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant, ठीक है जी। अब इसमें जो एग्जांपल है, जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव डीके के एग्जांपल है ना, ऑल रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है जी। और एग्जांपल आ जाएंगे हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, N2O5 को बोलता हूँ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो इसकी जो डीकम्पोजिशन है जब ये NO2 और O2 में टूटता है तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। आगे है अमोनियम नाइट्राइट की डीकम्पोजिशन, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो ये कुछ मेन एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। बात अब मैंने आपको उस दिन इसका एक डायरेक्ट रिलेशन बताया था, बट आज मैं उसको ड्राइव करके बताना चाहता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती है, वो आपको फिर तभी बता पाऊंगा जब मैं पूरा उसमें जो है वो डेरिवेशन आपको करवा दूँ, ठीक है। तो हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं कि जिसमें ए रिएक्टेंट से बन रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो का मतलब कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो रिएक्शन में सारा का सारा रिएक्टेंट ही था। तो उस टाइम पे मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ए मान लिया। व्हाट इज ए? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस ए को मैं ए नॉट भी बोल सकता हूं। व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। अब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टाइम जीरो है, तो उस समय जो प्रोडक्ट होगा वो नहीं बना होगा। अब किसी टाइम टी सेकंड पे मैंने इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। टी सेकंड ये कुछ भी 5 सेकंड बाद हो सकता है, 10 मिनट बाद हो सकता है, 5 मिनट के बाद हो सकता है ना। तो जब मैंने अगेन इस रिएक्शन को ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि जो रिएक्टेंट है ना, उसकी कंसंट्रेशन एक्स मोल से क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसके एक्स मोल क्या हो रहे हैं? फॉर्म हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन का जो रेट है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? माइनस डी ए बाय डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी इक्वल टू के इंटू ए। अब ये कैसे आया? देखो, दो तरीके से मैंने इसका रेट लिखा। एक इसका मैंने आर ओ आर कैसे लिखा, जो आपको लिखना बताया था, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी। ये भी इस रिएक्शन का रेट है। और अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन, वेयर एन इज ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर फर्स्ट है तो पावर आ जाएगी 1। अब देखो, ये भी इस रिएक्शन का रेट है, ये भी इस रिएक्शन का रेट है, तो मैंने इन दोनों रेट्स को क्या कर दिया? आपस में इक्वेट कर दिया, जो कि यहां पे लिखा है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? यस और नो? यस सर। ओके। अब अगर आपको ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें जो ए वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और dt को परली तरफ ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा माइनस डी ए
अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू के डी टी। ठीक है जी, माइनस का साइन भी परली तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास डी ए बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के डी टी। इस माइनस के साइन को इक्वालिटी की परली तरफ ले गया। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहां पर भी इंटीग्रेशन की, यहां पर भी इंटीग्रेशन की। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, ऊपर फंक्शन हो नीचे उसका डेरिवेटिव हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन, है ना। तो यहां पर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब यहां पर क्या किया मैंने, परली तरफ देखो दैट विल बी इक्वल टू माइनस के जो है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन किसकी हो गई, dt की इंटीग्रेशन हो गई। तो ये क्या बन जाएगा जी, ये इस तरीके से बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। suppose this is equation number 1 where I is integration constant, where I is integration constant। इतनी बात आपको क्लियर हुई जी कि I क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, I की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में जब t जीरो था, है ना, जब t जीरो था तो a किसके बराबर था, a नॉट के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में t को जीरो पुट कर दूंगा। जब t जीरो था तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a किसके बराबर थी, a नॉट के बराबर थी। व्हाट इज a नॉट, a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। एंड व्हाट इज a, इसको कई बार at भी लिखा होता है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो जब t जीरो था तो a की वैल्यू a नॉट के बराबर थी। इस वैल्यू को अब मैं, इस डाटा को अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू टी की जगह आ जाएगा जीरो प्लस आई। तो आई की वैल्यू यहां से क्या आ गई मेरे पास, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। ऐसे बन जाएगा जी, यस और नो? यस सर। अब देखो यहां से मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूं इसका। ठीक है, देखो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है जहां से मैं ग्राफ बनाता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मैंने क्या किया कि y एक्सिस पे ये ले लिया, नेचुरल लॉग ऑफ a ले लिया, और x एक्सिस पे टाइम को ले लिया। तो देखो यहाँ पर ये m आ गया और ये x आ गया और ये c आ गया। ठीक है जी, तो देखो हमने क्या किया, ये एक ग्राफ बनाया जिसपे y एक्सिस पे मैंने नेचुरल लॉग ऑफ a ले लिया और x एक्सिस पे टाइम ले लिया। अब स्लोप देखो कैसा है, स्लोप इज नेगेटिव। m क्या है यहाँ पर, ये स्लोप है ना, और स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव को हम इस तरीके से दिखाते हैं, डाउनवर्ड्स। डाउन। ठीक है, और जिस एक्सिस पे इसने y एक्सिस को कट किया उसको मैं बोलता हूं इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट को c से लिखता हूं। तो c कितना है यहाँ पर, नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट, और स्लोप कितना है, माइनस। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। क्या आपको ये बात क्लियर हुई, यस और नो? क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी या नहीं, जल्दी बताओ प्लीज। नो सर। ओके, एक बार फिर से इसको देखो। जो ये इक्वेशन आई मेरे पास, नेचुरल लॉग ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y एक्सिस पे मैंने क्या किया, नेचुरल लॉग ऑफ ए को ड्रॉ किया। देखो जैसे ये ग्राफ बनता है ना, तो इसमें ये दो एक्सिस होती हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y एक्सिस पे मैंने
नेचुरल लॉग ऑफ ए बनाया, ठीक है जी, y इज इक्वल टू एम एक्स, एम इज द स्लोप और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया। अब देखो एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया जी, ठीक है जी, और ये सी है इंटरसेप्ट। अब स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप को कैसे दिखाता हूं, नेगेटिव स्लोप को ऐसे दिखाता हूं, और जिस लाइन पर ये वाई एक्सिस को कट करता है ना, जिस लाइन पे ये वाई एक्सिस को कट करता है उसको मैं इंटरसेप्ट बोलता हूं। तो यहां पर ये इंटरसेप्ट कितना आया, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट आया, ठीक है, और ये जो स्लोप आया वो स्लोप कितना आया, जिसको मैं एम से लिखता हूं, वो आया माइनस के, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है जी। अब मैं इस इक्वेशन को फर्दर और कैसे लिख सकता हूं, तो इस इक्वेशन को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं, अगर मैं केटी को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो केटी परली तरफ जाके प्लस का बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, और इसको अगर इक्वालिटी के परली तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस का बन जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा जी। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब वो माइनस के हो जाते हैं ना, तो वो डिवाइड में चले जाते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, और दिस कैन बी रिटन एज नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए विल बी इक्वल टू के टी, ठीक है। अब क्या करता हूं, एक्सपोनेंशियल लेता हूं दोनों तरफ, एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉग कट जाता है, ठीक है जी, अगर एक्सपोनेंशियल लूंगा, टेकिंग एक्सपोनेंशियल, तो ये बन जाएगा, देखो एक्सपोनेंशियल से लॉग कट गया एक तरफ का, तो ये बन गया आपके पास क्या, आपके पास बन जाएगा ये ए नॉट बाय ए विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर के टी, ठीक है। अब जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा, जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा इन दोनों का, तो ये बन जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी, और यहां से ए क्या आ जाएगा, ए विल बी इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलती है, ठीक है। ए विल बी इक्वल टू ए नॉट इंटू ई रेज टू पावर माइनस के टी, और इस इक्वेशन से भी एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनता है, ठीक है जी, इस इक्वेशन से भी एक ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनता है, वो भी बता देता हूं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, इंपॉर्टेंट है, काफी हाईली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी चक्कर में मेरे को ये सारी पूरी डेरिवेशन आपको करवानी पड़ी, ताकि मैं आपको, अगर मैं डायरेक्टली लिखता तो आप बोलते कि ये कैसे आया, अब मैंने आपको पूरा सॉल्व करके सब कुछ बताया है, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलती है, इसके चक्कर में मेरे को सब कुछ बताना पड़ा। अब देखो रेट कांस्टेंट के यूनिट मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट आते हैं जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट आते हैं टाइम इनवर्स, है ना, टाइम इनवर्स का मतलब या सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, है ना, या आर्स इनवर्स, कुछ भी हो सकता है, वो जो भी वहां पे दिया होगा, है ना, मिनट इनवर्स भी हो सकते हैं, आर्स इनवर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब हाफ लाइफ की बात भी मैंने आपके साथ की थी, इसमें जो टी हाफ आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी जी, टी हाफ आई थी हमारे पास 0.693 बाय के, तो ये टी हाफ आती है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, है ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और बात भी यहां से बताई थी कि जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर में वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना, द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और कुछ ग्राफ हमने और भी यहां पर देखे थे कि जैसे रेट और कंसंट्रेशन की बात करता हूं, रेट और कंसंट्रेशन की बात करता हूं, तो रेट और कंसंट्रेशन में देखो ऐसे ही ग्राफ बनेंगे, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, क्या सबको स्क्रीन नहीं दिख रही है, सर हमें तो शो हो रही है, हम एक बार फिर से रिज्वाइन करें क्लास, ठीक है जी। तो रेट और कंसंट्रेशन में इस तरीके का ग्राफ बनता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर बात करता हूं सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर में भी ऐसा ही ग्राफ बनता है रेट कंसंट्रेशन का, फर्क सिर्फ इतना आता है कि वहां पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाता है, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। थर्ड ऑर्डर में भी ऐसा ही ग्राफ बनता है रेट कंसंट्रेशन का, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि वहां पर
कंसंट्रेशन का क्यूब हो जाएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से लिख लो। ये फर्स्ट ऑर्डर में बनता है, ये सेकंड ऑर्डर में बनता है रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ, और ये थर्ड ऑर्डर में बनता है। फर्स्ट ऑर्डर में भी बताया था, जीरो ऑर्डर में भी बताया था, आपको याद है? जीरो sir. ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, तो वहां पर ग्राफ कैसा बनता है? कांस्टेंट बनता है। तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी। सर जो आपने हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन बताया था, उसमें भी सर सेम ही ग्राफ रहेगा फर्स्ट बिल्कुल ऑर्डर सही की? बात। हाँ जी सर। देखो, जो आप बोल रहे हैं जी, जो ग्राफ रेट और कंसंट्रेशन के बीच में जीरो ऑर्डर में बनता है, वो ग्राफ टी हाफ और कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर में बनता है। मैं आपको वही बात बता रहा था इसके बाद, कि अगर बात करता हूं टी हाफ और कंसंट्रेशन की, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा फर्स्ट ऑर्डर में। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हमने देखा कि जो टी हाफ होती है वो होती है 0.693/K। इट मींस कि वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो ऐसा ग्राफ बनता है टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में। और ऐसा ही ग्राफ देखो जीरो ऑर्डर में बना है, किसके किसके बीच में? रेट कंसंट्रेशन के बीच में। तो ये इस तरीके से याद रखना कि जो ग्राफ रेट कंसंट्रेशन में जीरो ऑर्डर में बनता है, वो ग्राफ टी हाफ कंसंट्रेशन में फर्स्ट ऑर्डर में सेम बनता है। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई जी? यस सर। तो आपसे इस तरीके की चीजें जो हैं वो पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल यहां से करवा देता हूं। ठीक है, जो देखो, या तो आपसे यूनिट पूछ लिए जाएंगे, या आपसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, या आपसे बेसिक न्यूमेरिकल भी यहां से पूछा जा सकता है। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं यहां से। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है जी। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction has a rate constant, has a rate constant, rate constant दिया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कितना दिया है? 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, फुल स्टॉप। हाउ लॉन्ग will 5 gram of this reactant, how long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram, take to reduce to 3 gram? अब ये क्वेश्चन कैसे करना है? देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले या कल भी हमने एक चीज देखी थी कि जो रेट कांस्टेंट के होता है उसके लिए डेरिवेशन आती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303/K log ए नॉट बाय ए। एक तो आपको ये याद होनी चाहिए। इसको और कैसे लिख सकता हूं? एक K विल बी इक्वल टू 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को A लिख सकता हूं, और A को क्या लिख सकता हूं? A-X। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पहले तो याद होने चाहिए। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है यहां पर T। तो T कैसे निकलेगा? T विल बी इक्वल टू, K नीचे आ जाएगा, T ऊपर चला जाएगा, 2.303/K लॉग A/A-X। अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए आपको K गिवन है। K कितना दिया जी? K आपको गिवन है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये आपको K की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और आपको ये बोला गया है कि 5 ग्राम रिएक्टेंट को 3 ग्राम रिएक्टेंट में रिड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट के 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। अब ये बताओ कि उस रिएक्शन में अगर मेरे पास इनिशियली 5 ग्राम रिएक्टेंट हो, तो उस 5 ग्राम रिएक्टेंट को मुझे 3 ग्राम रिएक्टेंट में रिड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो निकालेंगे। तो देखो, A भी इसमें दिया हुआ है आपको, और A-X भी इसमें दिया हुआ है।
सारी वैल्यूज पुट करो और आंसर दो। अब इसमें log 5 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, तो वो मैं बता देता हूँ 0.699, और log 3 की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, वो भी मैं बता देता हूँ। कितनी होती है जी log 3? 0.477। तो ये सब कुछ पुट करके मेरे को आंसर बताओ। कोशिश करो जी, होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। 3 into 10 raised to power 4. 3 into 10 to the power 4। सर मेरे तो 2.3 आ रहा है। ओके, और किसी ने सॉल्व किया? देखो जी, मैं सॉल्व करता हूँ। 3 into 10 raised to power 3. हाँ सर, 3 into 10 raised to power 3 आएगा। एक जीरो बाद। ओके, चलो देखते हैं। टू भी आ सकता है अगर पॉइंट हटाना हो तो। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, सो टी विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है जी, आगे आ गया log 5/3। ठीक है, so this can be written as t will be equal to 2.303 divided by 1.15 into 10 to the power -3 log 5 minus log 3। ठीक है, तो आपके पास मैंने दोनों की वैल्यू रखी हुई है। सो t will be equal to 2.303 डिवाइड बाय 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ जाएगा 0.699, इसको मैंने 0.7 ले लिया। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.47, तो उसको मैंने 0.47 ही रखता हूँ, या 0.48 ले लो आप इसको। ठीक है, ओके। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि जब मैं इसके डेसिमल हटाऊंगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2303। ठीक है, इसको लिख सकते हो 115। अब इसकी आप क्या करोगे, 3 जीरो नीचे लगाओगे, वो 10 टू द पावर -3 के साथ कैंसिल हो जाएंगी। अरे ये ऐसे आएगा ना, इसका देखो, इसके लिए आप 10 टू द पावर 3 नीचे लिखोगे, और 10 टू द पावर -3 ऑलरेडी नीचे है, तो इससे कैंसिल नहीं हो गया क्या? ठीक है, यस। इसकी जो 2 जीरो है वो आप ऊपर लगा दोगे, और इसको माइनस करके देखो फिर 0.70, 0.48, तो यहाँ से बच गया 6, यहाँ से बच गया 2, यहाँ पे आ गया 2, 0.22 आ गया। इसको 0.22 से फिर मल्टीप्लाई करके देखो, ये बन जाएगा आपके पास t विल बी इक्वल टू 3 गुना 100 गुना 22 डिवाइड बाय 115 गुना 100। इसके डेसिमल भी हटा दिए तो 100 से 100 गया। बाकी आप देखो उसको डिवाइड करके कितना आ रहा है। ये 2303 को 22 से मल्टीप्लाई करके 115 से डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आएगा। 44 पॉइंट समथिंग आएगा सर। 44 या 444 पॉइंट समथिंग आएगा। 44 टू प्लीज इस चीज को एक बार चेक करो कि 44 आएगा या 444 पॉइंट समथिंग आएगा।
आई थिंक 444 समथिंग आएगा आंसर, आप चेक करके देखें एक बार प्लीज। सर 44.4 आएगा। कैसे आएगा जी 44.4? सर जैसे 0.22 है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैम 0.22 नहीं है ये, 22 है ये। इसका मैंने 100 नीचे नहीं उतारा, इस 100 से ये 100 कट नहीं किया मैंने। आप इसके अगला स्टेप भी तो देखो, ये मैंने 2303 वैसे ही लिख दिया, इंटू 100 यहाँ पे पहले से था, 0.22 आया, उसको मैंने 22 लिखा, इसका 100 नीचे लिखा, 100 से 100 उड़ा दिया। तो मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ करने को जी, कि 2303 को 22 से गुणा करो और 115 से डिवाइड करो, आपका आंसर 440 या 444। 440.5 हाँ 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 बिल्कुल सही है जी, 440 पॉइंट समथिंग आंसर बिल्कुल सही है। एक ही आंसर था इसमें ऐसा, बाकी आंसर इसमें सारे 100 से नीचे थे, एक ही आंसर था 100 से ऊपर, तो डायरेक्टली आपका आंसर ये आ जाएगा। समझ गए बात को जी? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना लेंथी क्वेश्चन देखो आपको नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व करेगा, अगर चाहे मैं सॉल्व करूंगा चाहे आप सॉल्व करोगे, कम से कम 2-3 मिनट का टाइम तो लगेगा ही लगेगा जी, है ना। तो इतना लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं देगा वो। हाँ, आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे मान लिया कि आपको कहीं पे उसने टी हाफ दी हुई है ना, जैसे बोल दिया कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए उसने क्या किया, आपको टी हाफ दे दी, उसने आपको 60 सेकेंड, ठीक है, और आपसे के पूछ लिया, तो बता सकते हैं ना इसको, आपको पता टी हाफ क्या होती है, 0.693 बाय के। अब के पूछ रहा है तो के कैसे निकलेगा, के विल बी इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, तो टी हाफ से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है जी, तो करके बताओ कितना आंसर आएगा। फिर फंस जाएंगे इसमें। जीरो पॉइंट 0115। बिल्कुल सही बात है जी, शाबाश, 0.0115 बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज, अब देखो अगर 2 डिजिट ये राइट की तरफ को ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 1.15 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये बात और ये बात एक ही बात है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, समझ गए जी बात को। या एक और कैसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन यहां से आता है कि मैं टेम्परेचर को इतने डिग्री से इंक्रीज कर रहा हूं तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैसा क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है जी, a reaction whose temperature is increased, from 10 degree Celsius to 50 degree Celsius, then increase in rate of reaction will be। बोल रहा है कि कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्टली 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स से इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो बताएंगे। अगर आपने एक बात ध्यान से सुनी है तो उस बात में मैंने ये चीज बोली थी कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझाने का तरीका, वैसे तो आपको देखो पेपर में डायरेक्टली करना है आपने 2⁻n करके, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ ये बताना जरा, देखो पहले 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस गया, है ना,
10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस गया तो 2 टाइम्स हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब पहले 10 डिग्री से अगर 20 डिग्री किया तो 2 टाइम्स हो गया, फिर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस किया तो इसका दुगुना हो गया, मतलब 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, जब 30 से 40 गया तो 2 की पावर 3 हो गया, और जब 40 से 50 गया तो बोलो भाई कितना होगा, 2 की पावर 4। तो कितना आंसर आ गया, 16 टाइम्स ROR बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ये ऐसा क्वेश्चन पक्का आ सकता है 100%। एक क्वेश्चन आपको देता हूं कि कोई रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर 10 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो गया, बताओ ROR कितने टाइम से इंक्रीज होगा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। कि कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर को मैंने 10 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया है, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स से इंक्रीज होगा। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, और जल्दी से आंसर दो। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया 10 डिग्री से 90 डिग्री, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इसी चैप्टर से। 108 कैसे जी 108? 128 सर, 128। कैसे जी 128 भी? ये नहीं 2 की गया पावर कितनी होगी आप ये बताओ बस। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32 दिन 8 बिल्कुल सही है, तो 2 की पावर 8 करना जरा। देखो 2 की पावर 8 आप ही बोल रहे हो, तो 2 गुना 2 गुना 250 2। तो एक रह गया था, ठीक है। देखो जी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 32 64 128, और 128 के बाद 256। 256। तो 256 टाइम से इंक्रीज होगा। अगर 10 डिग्री से 100 डिग्री कर दो तो आंसर इज 512, तो 1-2 और बढ़ जाएगा। यस और नो? जी सर। तो इस तरीके के क्वेश्चन जी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, एक और तरह का क्वेश्चन भी यहां से बनता है, वो क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है जी, a reaction in which reactants are converted into products, ठीक है, and follows second order kinetics। ठीक है जी, if concentration of reactant is increased by 4 times, then rate of reaction is increased by how many times? देखो जिस क्वेश्चन को समझा, अब देखो आपको बोला गया कि कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। जब मैं कोई ऐसा रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें n मोल्स ऑफ R बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसका मैं ROR कैसे लिखता हूं? ROR ऐसे लिखता हूं जी, ROR विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर n, वेयर n इज ऑर्डर। अब ऑर्डर दे रहा है सेकेंड, तो ROR कैसे लिख सकता हूं? ROR विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 2,
अब क्या बोला उसने, कंसंट्रेशन को कितने टाइम इंक्रीज किया, 4 टाइम इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम से इंक्रीज होगा, तो ROR विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ROR, कितने टाइम से इंक्रीज होगा, 16 टाइम्स। समझ गए इस बात को? तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हो गया कि उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया वो, 16 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब मान लिया कि आपको ऐसा बोलता कि ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही था, तो कितने टाइम इंक्रीज होता, 4 टाइम। 4 टाइम्स फुल टाइम ही रहता। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी, ठीक है। तब फिर इसका स्क्वायर हम नहीं करते। अब अगर बोलता कि 0 ऑर्डर है, 4 टाइम इंक्रीज किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 0 ऑर्डर के लिए रिएक्टेड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? यस और नो? यस। आप ऐसा करना कि कुछ मैंने असाइनमेंट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए हैं, आप प्लीज उन क्वेश्चंस को देखा करो और कोशिश करना कि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, जितने सॉल्व हो रहे हैं उतने करो, बाकी मैं आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा। वो एक दिन मैं मतलब इस तरीके से रखूंगा, बाद में जैसे हम धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको जितनी भी असाइनमेंट्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ, उनको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। ठीक है जी बात। तो आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ। अब इस चैप्टर में मेरे को केवल और केवल आर्हीनियस इक्वेशन बचती है और कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचते हैं छोटे मोटे, फिर चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है आपको तो पूछ लो। और असाइनमेंट साथ के साथ सॉल्व करते रहो। देखो मैंने आपको एडवांस में असाइनमेंट दी हुई है केमिकल काइनेटिक्स की। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन वहां से हो रहे हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो आज जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, ये वाला कंसेप्ट जो लास्ट में बताया आपको, लास्ट क्वेश्चन में, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 14 बेस्ड है असाइनमेंट का, तो वो आप सॉल्व करके देखना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 असाइनमेंट का, जो मैंने असाइनमेंट वहां पे शेयर की है, उसको देखो अच्छे से, धीरे धीरे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे।